हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा विथ एक्सप्लेनेशंस। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, महाभारत, अष्टाध्यायी, चंद्र व्याकरण और जो तोलकपियम है। ये चार आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रामर बुक, इसमें से कौन सा ग्रामर बुक नहीं है। तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा महाभारत। महाभारत एक ग्रामर बुक नहीं है। ये कौन सा बुक है? ये एक साहित्यिक बुक है, एक साहित्यिक ग्रंथ है। क्या है? साहित्यिक ग्रंथ है। क्या है? साहित्यिक ग्रंथ है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए महाभारत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है, या फिर दूसरे किस नाम से महाभारत को हम लोग जानते हैं। तो बाबू जय संहिता कह दीजिएगा, जय संहिता इसका दूसरा नाम है। और भी पूछता है कि और भी बताइए, तो इसको आदि काव्य भी कहा जाता है या फिर महाकाव्य भी कहा जाता है। आदि काव्य, काव्य या फिर महाकाव्य भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। महाकाव्य, आदि काव्य या फिर महाकाव्य इसे कहा जाता है, महाकाव्य। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाभारत के रचयिता कौन है। तो बाबू वेद व्यास को बता दीजिएगा। वेद व्यास जी, वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता है। ये सभी के सभी फैक्ट्स जो कि महाभारत से संबंधित है आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। अच्छा, इसका फारसी में अनुवाद भी हुआ था। फारसी में अनुवाद हुआ था किस भाषा में? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में अनुवाद कब हुआ था भाई? ये जो है ये अनुवाद हुआ था अकबर के काल में। फारसी, फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था फारसी में अकबर के समय में, अकबर के समय में। ठीक है, अच्छा, जब इसको फारसी भाषा में अनुवादित किया गया तो इसका नाम क्या रखा गया? रज्म, रज्म नामा, रज्म नामा इसका नाम रख दिया गया। फारसी भाषा में अनुवादित करके इसका नाम रख दिया गया रज्म नामा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसके आदेश पर हुआ था। तो अकबर के आदेश पर। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकबर के आदेश पर किसने इसको लिखने का काम किया था। तो आप सही आंसर बता दीजिएगा। फैजी तथा अब्दुल कादिर बदायूनी ऐसे करके नाम है। फैजी एक व्यक्ति था, फैजी एक व्यक्ति का नाम था, और दूसरे व्यक्ति का नाम था अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, कादिर बदायूनी। बदायूनी इसका नाम था, बदायूनी नाम था। इसने जो है एक तरीके से जो महाभारत है उसको जो है ट्रांसफर करने का काम किया था। किसमें? फारसी भाषा में। ठीक है, तो ये तो भाई जानकारी थी महाभारत से रिलेटेड। और भी जानकारी थी जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और भी जानकारी हम लोग कर लेते हैं जो विभिन्न प्रकार के और ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर लें अष्टध्यायी की। अष्टध्यायी, अष्टध्यायी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पाणिनि महोदय ने लिखी थी। किसने लिखी थी? पाणिनि महोदय ने लिखी थी। और यह एक ऐसी किताब है जो सांस्कृतिक ग्रंथ है, सांस्कृतिक ग्रंथ है। और ऐसा माना जाता है कि यह पहला सांस्कृतिक ग्रंथ है, मतलब पहली संस्कृत ग्रंथ है जो कि व्याकरण से रिलेटेड है। बाबू 5वीं से 6वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था, ऐसा माना जाता है। 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। 5वीं से 6वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था। यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। पाणिनि ने सबसे पहले व्याकरण के बारे में लिखा था और इसको 8 अध्याय में डेवलप किया था। और एक चीज और याद रखिएगा, इसको 8 अध्याय में डेवलप किया था, 8 अध्याय में। ठीक है, 8 अध्याय में इसको लिखा हुआ था। और इसीलिए पाणिनि को संस्कृत का जनक भी, संस्कृत व्याकरण का जनक भी माना जाता है। संस्कृत व्याकरण का जनक, संस्कृत व्याकरण का जनक किसको माना जाता है? पाणिनि महोदय को माना जाता है। संस्कृत व्याकरण का जनक किसको माना जाता है? पाणिनि महोदय को माना जाता है, संस्कृत व्याकरण का जनक। ठीक है, यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होंगी। तीसरा जो है बुक वो है चंद्र व्याकरण। चंद्र व्याकरण भी पुस्तक लिखी थी। इसको किसने लिखा था भाई? इसको एक व्यक्ति ने लिखा था जिसका नाम चंद्राकर करके कुछ था, चंद्राकर करके इसका नाम था, चंद्रमोहिन करके भी इसका नाम था, चंद्रधरा या फिर चंद्राकर ऐसे करके था। ठीक है, चंद्रधरा करके नाम था।
और चंद्रमोहिम करके इसका नाम था। ये भी एक सांस्कृतिक ग्रंथ था, मतलब संस्कृत से ही रिलेटेड, संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड ग्रंथ था। और ये जो है 6 चैप्टर में था, 6 चैप्टर में था। ये क्या था, ये अपेक्षाकृत पाणिनि की, मतलब पाणिनि भी संस्कृत का, पाणिनि ने जो लिखा था अष्टाध्यायी, ये भी संस्कृत ग्रंथ था। और ये जो चंद्रधरा ने लिखा था, चंद्रमोहिन भी इसका नाम है, चंद्र व्याकरण, ये भी पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखी गई थी, इससे और सरल रूप में लिखने का काम किया था, यानी कि अष्टाध्यायी को समझने के लिए इन्होंने लिखा था। और ये 6 अध्याय इसमें थे, बल्कि पाणिनि में कितने, ये पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा था इसमें कितने अध्याय थे, इसमें 8 अध्याय थे, ठीक है ना। उसके बाद है तोलकप्पियम। तोलकप्पियम ये बाबू एक तमिल ग्रंथ है। क्या, कौन सा ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ है, ठीक है ना। तमिल व्याकरण ग्रंथ है, तमिल व्याकरण ग्रंथ। और तमिल व्याकरण ग्रंथ को लिखा था तोल्कापियार। तोल्कापियार ने, किसने लिखा था इसको, तोल्का तोल्का तोल्कापियार, तोल्कापियार ने इसको लिखा था, तोल्कापियार ने इसको लिखा था, ठीक है। तो ओवरऑल सभी प्रकार के जितने भी फैक्ट्स हैं सभी आप लोगों ने समझ लिया। इस क्वेश्चंस के, ऑप्शन से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड सभी के बारे में हमने आपको समझा दिया। ऑप्शंस आप जब क्लियर कर लेंगे तो आप, जाहिर सी बात है कि क्वेश्चंस के सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन से, गाथा सप्तशती के लेखक सातवाहन राजा था। कौन सा सातवाहन राजा था जिसने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखा था, किसने, मतलब यहाँ पे कौन ऐसा राजा है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हॉल। हॉल नामक ऐसा राजा है जिसने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखा था। क्या लिखा था, गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखा था, ठीक है। अब ये जो गाथा सप्तशती नामक पुस्तक थी, इसको सातवाहन राजा हॉल ने लिखने का काम किया था। और यह एक सातवाहन वंश का राजा था। और ये सातवाहन वंश का, अब चूंकि सातवाहन वंश का राजा है तो सातवाहन वंश कब से कब तक चला था, सातवाहन वंश, ये भी आपको याद रखना है। 60 ईस्वी से लेकर के ये 120 वगैरह के आसपास में चला था, 120 या फिर नहीं, 120 नहीं, 225 के आसपास में चला था, 225, 60 से 225 ईस्वी के आसपास में चला था, ये आपको याद रखना, ठीक है। और भी जितने भी राजा महाराजा हैं, क्या इसी वंश के थे, सातवाहन वंश के थे, जी हाँ, सातवाहन वंश के थे। गौतम सातकर्णी भी सातवाहन वंश का राजा था, गौतम सातकर्णी। और ये 23वां राजा था, कौन सा राजा था, 23वां राजा था। और गौतम सातकर्णी ने अपनी माता गौतमी के नाम पे जो है एक शिलालेख लिखवाया था नासिक में। कहा लिखवाया था, नासिक में शिलालेख लिखवाया था। उसी से पता चला कि ये लोग मातृसत्तात्मक को वैल्यू देते थे, मातृसत्तात्मक को वैल्यू देते थे, गौतम सातकर्णी, ठीक है ना। गौतम सातकर्णी ये अपनी माता का नाम जो है नासिक शिलालेख में लिखवाया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना है, इसका संस्थापक कौन था सातवाहन वंश का, तो सिमुखा नामक व्यक्ति था जो सातवाहन वंश का संस्थापक था। सिमुखा नामक व्यक्ति था जो सातवाहन नाम का, सातवाहन वंश का संस्थापक था। और ये जो है गुंटूर जिला अमरावती के पास, अमरावती के पास धनारी कोटा है। गुंटूर जिला याद रखिएगा, कौन जिला याद रखिएगा, गुंटूर जिला, ठीक है, अमरावती के पास, अमरावती, ठीक है, अमरावती के पास है। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि धनारी कोटा नामक एक जगह था जिसको इसने राजधानी बनाया था। किसको, धनारी कोटा को, धनारी कोटा नामक स्थान था, इसको इसने क्या बनाया था, इसको इसने अपनी राजधानी बनाई थी। क्या बनाई थी, अपनी राजधानी बनाई थी। ये बातें आपको क्लियर हो गई, ये इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो शिवश्री सातकर्णी है और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी है, ठीक है ना, ये भी दो व्यक्ति हैं। तो याद रखिएगा जो पुलमावी है ये 30वां शासक था और अंतिम शासक भी माना जाता है, ठीक है ना। और देखिए ये जो है 30वां शासक और अंतिम शासक माना जाता है, 30वां शासक और अंतिम शासक। इसने इक्ष्वाकु वंश के शासक को परास्त किया था, इक्ष्वाकु वंश के शासक को क्या किया था, परास्त कर दिया था, मतलब इक्ष्वाकु वंश के शासन को समाप्त करने का काम इसने किया था। और उसके बाद ये अपना काम किया। अब देखिए शिवश्री नामक एक व्यक्ति है, ये विशिष्ट का पुत्र था, ये विशिष्ट का, शिवश्री जो सातकर्णी है ये विशिष्ट का पुत्र था। और ये जो विशिष्ट पुत्र है ये गौतमी सातकर्णी का पुत्र था, ठीक है ना, ये गौतमी सातकर्णी का पुत्र था, ठीक है। तो कुछ ये फैक्चुअल जानकारी थी जो कि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना था, ठीक है।
चलिए यहां तक की बातें मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो गई। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति, आपके पास चार ऑप्शन है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ठीक है ना। तो पहला राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वैशाली। याद रखिएगा ये जो है वज्जी का राजधानी हुआ करता था, वज्जी का राजधानी, वज्जी का राजधानी, ठीक है। और ये वज्जी का जो राजधानी है उस समय हुआ करता था जब महाजनपद काल था, जब महाजनपद जनपद काल था, महाजनपद काल। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाजनपद काल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से मिलती है बाबू? अंगुत्तर निकाय से, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक ऐसा ग्रंथ है जो कि बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। यह सुत्त पिटक का एक भाग है, सुत्त पिटक का एक भाग है, सुत्त पिटक का एक भाग है और इसी से मिलता है जानकारी। अब बात आ रही है सुत्त पिटक की, तो सुत्त पिटक क्या है भाई? ये त्रिपिटक का एक भाग है। क्या है? त्रिपिटक का एक भाग है, त्रिपिटक। त्रिपिटक किस धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है बाबू? बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किससे? बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है। अच्छा, कितने पिटक थे? सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक। ये तीन प्रकार के बाबू ग्रंथ हैं जो कि आपको याद रखना है। और इसी सुत्त पिटक का एक भाग था अंगुत्तर निकाय, इसी सुत्त पिटक का एक भाग था अंगुत्तर निकाय। इससे महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, ये बात तो हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति जो थी ये जो है वैशाली में की गई थी। किस शासन किस राजा के काल में हुई थी? राजा का नाम बताना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कालाशोक। और अध्यक्ष जो थे वो सबकामी थे, अध्यक्ष जो थे वो सबकामी, ठीक है ना। अध्यक्ष जो थे ये सबकामी अध्यक्ष। देखिए ऐसे थोड़ा सा हम लोग लेके चले, चलिए इसको ऐसे रन दीजिए। द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय द्वितीय बौद्ध संगति, बौद्ध संगति, ठीक है, संगति किसके शासनकाल में? शासनकाल में कालाशोक, कालाशोक, ठीक है ना, कालाशोक। अच्छा, कालाशोक के शासनकाल में अध्यक्ष इसका कौन था दीदी बौद्ध संगति का? तो सुबुत्त कामी, सुबुत्त कामी था, सुबुत्त कामी, सुबुत्त कामी था, ठीक है ना, सुबुत्त कामी याद रखना, ठीक है, क्लियर है। सबकामी भी इसे कहा जाता है, कहीं कहीं सुबुत्त कामी या फिर सबकामी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कालाशोक के शासनकाल में बाबू अगर आपसे टाइमिंग पूछ दिया जाए कि कब टाइमिंग हुआ था तो 383 ईस्वी पूर्व बता दीजिएगा। आपसे पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगति कौन से सॉरी द्वितीय बौद्ध संगति कौन से समय में हुई थी तो 383। अगर प्रथम पूछ दिया जाए, प्रथम पूछ दिया जाए बौद्ध संगति कौन से शासनकाल में तो 483 में हुई थी, 483 ईस्वी बता दीजिएगा। ईस्वी अगर पूछे तो, ईस्वी अगर पूछता है तो, ठीक है ना। अच्छा, अगर पूछेगा प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था और कहां पर हुआ था तो याद रखिएगा यहां पे आपको याद रखना है कि ये अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। अजात शत्रु, अजात शत्रु के शासन काल में यहाँ पे अध्यक्ष थे महाकश्यप। यहाँ पे अध्यक्ष थे कौन? महाकश्यप थे अध्यक्ष। कौन थे? महाकश्यप, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि यहाँ मतलब इसको कहाँ पे किया गया था तो ये था जगह बाबू राजगृह, राजगृह, राजगृह। देखिए ऐसे जनरली याद करिए, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ऐसे आप याद रखेंगे तो याद रहेगा, ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रथम बौद्ध संगति, ये हो गया द्वितीय बौद्ध संगति। इसी तरीके से तृतीय बौद्ध संगति भी हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति ये बाबू अशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र। और चौथा वाला कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था। चौथा वाला कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था। अच्छा,
यहाँ पे जो शासक था वो तो अशोक था। अध्यक्ष कौन था इसका? अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मोगालीपुत्र तिस्स करके इसका अध्यक्ष था। बहुत उटपटांग नाम है, मोगालीपुत्र तिस्स, मोगालीपुत्र तिस्स, ठीक है, इसका नाम था मोगालीपुत्र तिस्स, ऐसे करके इसका नाम है। इसी तरीके से चौथी बौद्ध संगति हुई थी बाबू। चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगति तो वो कुंडल वन में हुई थी, कनिष्क के शासन काल में हुई थी। किसके शासन काल में? चौथी बौद्ध संगति। ध्यान दीजिए, चौथी बौद्ध संगति, चौथी किसके शासन काल में? तो कनिष्क के शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में, कनिष्क। और यहाँ पे जो शासन अध्यक्ष था वो विश्वामित्र थे। कौन थे? विश्वामित्र, विश्वामित्र थे, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? कुंडल वन में। कहाँ पे हुआ था? कुंडल वन में, ठीक है ना, कुंडल वन, ठीक है। आपको ये सारी बातें याद रखनी है, आपको ये सारी बातें याद रखनी है। इन सभी से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे नंबर का क्वेश्चन। चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत का प्राचीनतम साहित्यिक साक्ष्य है। द ओल्डेस्ट लिटरेरी एविडेंसेस ऑफ एंशिएंट इंडिया इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बाबू ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद की बात करें तो ये हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेद 4 होते हैं जिसमें से ये पहला होता है। वेद 4 होते हैं जिसमें से ऋग्वेद पहला होता है। इसमें 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं, 10,462 ऋचाएं। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसको जो पाठ करने का काम करता है उसे हम लोग होत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। इसमें 10 मंडल है। 10 मंडल में से पहला मंडल और जो 10वां मंडल है, पहला और 10वां मंडल, ये सबसे पुराना, सॉरी सबसे नया है। पहला और 10वां मंडल सबसे नया है। पहला और 10वां मंडल सबसे नया है, बाकी सब पुराना है, ठीक है, बाकी सब पुराना है, ठीक है। विश्वामित्र के बारे में पूछता है कि विश्वामित्र ने कौन से मंडल का निर्माण किया था? तो विश्वामित्र ने जो मंडल का निर्माण किया था वो था आपका तीसरा मंडल। इसमें गायत्री मंत्र भी दिया गया है। इसी में गायत्री मंत्र दिया गया, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया। क्वेश्चन कभी पूछता है कि सोम देवता को समर्पित है कौन सा? सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है? तो बाबू 9वां मंडल हो जाएगा। 9वां मंडल क्या हो जाएगा? सोम देवता को समर्पित हो जाएगा। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से मंडल को किसने किसने लिखा था तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? जनरली 8 मंडल तक लिखे गए थे, बाकी जो है आगे के जो मंडल है उसको सभी ऋषियों ने मिलकर के लिखा था, ठीक है। बाकी कुछ इसमें वैसा है नहीं। रामायण की बात करें तो रामायण को आदि काव्य भी बोला जाता है, आदि काव्य भी बोला जाता है। इसको वाल्मीकि जी ने लिखा था, वाल्मीकि जी ने लिखा था, ठीक है ना, वाल्मीकि रामायण बोला जाता है। पुराण की बात करें तो बाबू 18 पुराण है, 18 पुराण है। ये भी हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और 18 पुराण में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण हो जाता है। मत्स्य पुराण हो जाता है। क्या हो जाता है? मत्स्य पुराण हो जाता है। महाभारत के बारे में बता दिया आपको, इसको जय संहिता कहा जाता है, जय संहिता कहा जाता है, ठीक है ना। 5 पांडवों की कहानी इसी में है। और ये जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। और इसको उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था, उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। कब लिखा गया था? उत्तर वैदिक काल में। अच्छा, इसको भी उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। ये जो रामायण है, रामायण को भी उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। उत्तर वैदिक काल में रामायण को भी लिखा गया था। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको सभी को क्लियर हो चुकी है। यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की सारी बातें सबको क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालविकाग्नि मित्रम ये किससे संबंधित है भाई? मालविकाग्नि मित्रम तो ये जो है संबंधित है इसके शुंग वंश से। किससे संबंधित है? शुंग वंश से, ठीक है ना। यहाँ पे 3 वंश हैं, शुंग वंश से संबंधित है मालविकाग्नि मित्रम क्या है? मालविकाग्नि मित्रम एक प्रकार का
रचना है। और ये किस वंश से संबंधित है? शुंग वंश से संबंधित है। क्यों शुंग वंश से संबंधित है? क्योंकि शुंग, पुष्यमित्र शुंग एक व्यक्ति था, शुंग वंश की स्थापना किया था। पुष्यमित्र शुंग एक व्यक्ति था, इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। इसी का एक बेटा था जिसका नाम था अग्निमित्र, इसका नाम था अग्निमित्र। और इसका एक दूसरी महिला थी जिसका नाम था मालविका। ठीक है, इसी के बारे में जो है कहानी लिखी गई है, मालविकाग्निमित्र। ठीक है ना, ये जो मालविका है, ये मतलब इन दोनों के प्रेम प्रसंग को लिखा गया है। पुष्यमित्र शुंग कौन था भाई? ये जो है मौर्य वंश का सेनापति था, अंतिम सेनापति यही था, मौर्य वंश का सेनापति। यही जो है बृहदत्त की हत्या करके बृहद्रथ माना जाता है, अंतिम शासक मौर्य वंश का, इसी की हत्या कर देता है और ये शुंग वंश की स्थापना कर लेता है। शुंग वंश की स्थापना, ये बेसिकली ब्राह्मण वंश माना जाता है। क्या माना जाता है? ब्राह्मण वंश माना जाता है। क्या माना जाता है? ब्राह्मण वंश। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बात कर लें अन्य दो व्यक्तियों के बारे में, अन्य दो वंश के बारे में। तो ये है हर्यक वंश। कौन सा वंश है? हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है, इसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। किसने किया था भाई? बिंबिसार ने। ठीक है, बिंबिसार नामक व्यक्ति था, इसने हर्यक वंश की स्थापना किया था। बहुत ही खतरनाक राजा था। ठीक है ना, इसी का पुत्र जो था वो था अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु। ठीक है ना, अजात शत्रु। इसके बाद जो शत्रु उल्टा हो गया। चलो, इसके बाद जो इसका बेटा आता है वो आता है उदयन आता है। क्या आता है? उदयन। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? राजगृह बनाए थे। कहाँ बनाए थे? राजगृह। और यहीं पे अजात शत्रु के शासन काल में क्या हुआ था? यहीं पे अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। क्या हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे जो उदयन है, इसने ही पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था। और अपनी राजधानी राजगृह से कहाँ ट्रांसफर कर दिया था? पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दिया था। कहाँ ट्रांसफर कर दिया था? पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं मौर्य वंश की। किसकी बात कर ले बाबू? मौर्य वंश की। यहाँ पे अगर हम मौर्य वंश की बात करें, मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ये इसका जो सेनापति, मतलब इनके जो प्रधानमंत्री थे वो थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। क्या नाम था पुस्तक का? अर्थशास्त्र था। क्या था नाम उसका? अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र है, लेकिन किससे संबंधित थी? तो राजनीति से संबंधित पुस्तक थी। किससे संबंधित थी? राजनीति से संबंधित थी पुस्तक। ठीक है, किससे संबंधित थी ये पुस्तक? राजनीति से संबंधित थी। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। अच्छा, आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? तो श्रवण बेलगोला में। ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है ना, क्या हुआ था भाई? इनके शासन टाइम में अकाल पड़ गया था। क्या हो गया था? अकाल पड़ गया था। तो ये चले गए थे समाधि लेने। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके साथ चले गए थे? भद्रबाहु के साथ। किसके साथ चले गए थे? भद्रबाहु इनके गुरु थे। भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित थे। इससे स्पष्ट होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो किस धर्म से संबंधित था? वो जैन धर्म से संबंधित था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जब जाते हैं तो संथारा विधि या फिर संलेखना विधि हम लोग कह सकते हैं, या फिर संलेखना विधि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संलेखना विधि। संथारा विधि और संलेखना विधि के द्वारा ये अपने प्राण को त्याग देते हैं। क्या करते हैं? अपने प्राण को त्याग देते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये जो है संथारा विधि या फिर संलेखना विधि थी। इसमें होता क्या था? इसमें भूख प्यास से अपने शरीर को त्याग देना होता था। भूख प्यास से अपने शरीर को क्या कर देना होता था? त्याग देना होता था। ठीक है ना, तो यही चीज था। इसी विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी विधि को अपने बाकी जिंदगी को खत्म कर दिया। ठीक है ना, मतलब जिंदगी क्या एक तरीके से समाधि ले ली। ठीक है, अब बात कर लें इनके गुरु भद्रबाहु की। तो देखिए, ये जो है भद्रबाहु थे, अकाल के समय में जब मगध में अकाल पड़ गया था, तो ये जो भद्रबाहु थे अपने चेलों को लिवा करके और यहाँ के राजा को लिवा करके कहाँ चले गए थे? कर्नाटक में। कहाँ चले गए थे? कर्नाटक में।
श्रवण बेलगोला में, ठीक है ना। तो जब उधर से लौटते हैं तो यहाँ पे एक व्यक्ति थे स्थूलभद्र, ठीक है ना। तो ये भी जैनों के गुरु थे, ठीक है ना। तो जो बचे हुए लोग थे तो इनको गुरु मान लिए, तो स्थूलभद्र भी गुरु हो गए, और भद्रबाहु पहले से थे तो उधर चले गए। तो जो यहाँ पे बचे हुए लोग जैनियों थे उन लोगों ने स्थूलभद्र को गुरु मान लिया गया था। तो इन्होंने श्वेतांबर पंथ की रचना कर ली। श्वेतांबर मतलब श्वेतांबर बन गए, और ये लोग दिगंबर बन गए। क्या बन गए? दिगंबर। क्या बन गए? दिगंबर। और श्वेतांबर दिगंबर का क्या मतलब होता है? श्वेतांबर का मतलब होता है कि सफेद कपड़ा पहन के रहने वाले, और दिगंबर का मतलब होता है कि कोई कपड़ा नहीं पहनेंगे, वो सब ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट जो कि मौर्य वंश से संबंधित था। मौर्य वंश के और राजा के बारे में पूछ लेगा तो बाबू ये बता देना है कि मौर्य वंश का और भी राजा जो थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार। कौन आ जाते हैं? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन आ जाते हैं? अशोक आ जाते हैं। अशोक आ जाते हैं। अशोक के बाद बौद्ध धर्म धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि ये युद्ध की नीति को त्याग करके धर्म की नीति को अपना लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, बृहदत्त जो है अंतिम राजा था। बृहदत्त अरे गड़बड़ लिखा गया भाई, बृहदत्त ये अंतिम राजा था। इसी की हत्या करके जो पुष्यमित्र शुंग था, ये शुंग वंश की स्थापना कर ली थी। ओवरऑल कहानी आपको समझ में आ गई, यही कहानी थी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, यहाँ पे देखिए हेलियोडोरस किसका भक्त था भाई? तो हेलियोडोरस जो भक्त था वो वासुदेव का था। किसका भक्त था? वासुदेव का। विष्णु का भक्त था, विष्णु का, ठीक है। इसके नाम पे एक स्तंभ बनाया गया था जिसे हेलियोडोरस स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलियोडोरस स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। हेलियोडोरस स्तंभ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हेलियोडोरस स्तंभ के बारे में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। हेलियोडोरस स्तंभ है, हेलियोडोरस स्तंभ, ठीक है, जिसे हम लोग गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरुड़ स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गरुड़ स्तंभ, ठीक है। ये जो है कहाँ पे है? एमपी में है। कहाँ पे? विदिशा में एमपी में है। अच्छा, ये पूछेगा ये कहाँ का व्यक्ति था? तो बाबू यूनान का ये राजदूत था। यूनान का राजदूत था। जब भारत में आया, भारत की संस्कृति को देखा, तो ये क्या बन गया भाई? वासुदेव का भक्त बन गया। क्या बन गया? वासुदेव का भक्त बन गया, ठीक है। इसमें बाकी और ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है। हेलियोडोरस वाज द डिवोटी, तो यहाँ पे सही आंसर वासुदेव हो जाएगा, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? विष्णु के अवतार, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे और कोई ऐसे क्वेश्चंस तो है नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बाबू यहाँ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो जातक कथाएं बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख किताब होती है जातक। सबसे प्रमुख किताब होती है जातक, ठीक है ना। जातक जो कथा है ये भी सुत्त पिटक का ही एक भाग है। सुत्त पिटक का 10वां भाग माना जाता है। सुत्त पिटक का ये 10वां भाग माना जाता है। इसमें जो महात्मा बुद्ध थे, इनके पुनर्जन्म की कहानी, पूर्व जन्म की कहानी के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थी। त्रिपिटक इसके मूल ग्रंथ है। त्रिपिटक मूल ग्रंथ है। 3 पिटक कौन कौन से थे? तो अभिधम्म पिटक, और उसके बाद जो है सुत्त पिटक, और उसके बाद जो है एक पिटक और है, विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। अब देखो इन सभी में क्या क्या चीजें थी। सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त पिटक में शिक्षाएं थी। शिक्षाएं मतलब जो बौद्ध धर्म के द्वारा दी गई शिक्षाएं थी, ठीक है ना। विनय पिटक में नैतिकता थी, नैतिकता की बात कर रहे हैं। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक चीजें थी, ठीक है ना, दार्शनिक चीजें, ठीक है। विनय पिटक से क्वेश्चन कई बार पूछता है कि जो नियम कानून और नैतिकता के बारे में जानकारी है वो किस पिटक में है? तो ये विनय पिटक में, ठीक है ना। बाकी कुछ ऐसा जानकारी, हाँ देखिए सुत्त पिटक में ही एक था। देखो ये जो है खुद्दक निकाय का पार्ट था। ये जातक कथा खुद्दक निकाय का एक पार्ट है। जातक जो है देखो सुत्त का भाग है खुद्दक निकाय का भाग है जातक, ठीक है। शुद्ध का ही एक भाग है अभिधम्म अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय। बाबू ये जो अंगुत्तर निकाय है
यहाँ पे क्या जानकारी मिली थी? अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों के बारे में जानकारी मिली थी। किसके बारे में? महाजनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में जानकारी मिली थी। ठीक है, कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। ठीक है, यहां तक की सभी बातें मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिपिटक किससे संबंधित है बाबू? तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धिस्टों से संबंधित था। जस्ट इसके पहले हमने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है बाबू? ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद, प्राचीन वेद, प्राचीन वेद। सबसे नया कौन माना जाता है? नया माना जाता है सबसे अथर्ववेद, 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 अथर्ववेद। ठीक है ना, अथर्ववेद सबसे पहले सबसे नया माना जाता है। इसमें आम व्यक्तियों के बारे में, जो नॉर्मली जो व्यक्ति हैं, और जादू टोना के बारे में, तंत्र मंत्र के बारे में वर्णन दिया हुआ है। जादू टोना, तंत्र मंत्र के बारे में वर्णन दिया हुआ है इसमें। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसको पढ़ने का काम कौन करता है? इसके पाठकर्ता कौन होते हैं? तो इसके पाठकर्ता होते हैं, कहे जाते हैं ब्राह्मण। क्या कहे जाते हैं? ब्राह्मण कहे जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद बात कर ले हम लोग सामवेद की। किसकी बात कर ले? सामवेद की। सामवेद एक ऐसा ग्रंथ है जो संगीत का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? संगीत का जनक माना जाता है। संगीत का जनक, संगीत का जनक माना जाता है। और ये जो गाते हैं, इनको, इन लोगों को जो गाने का काम करते हैं, उन्हें हम लोग उद्गाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गाता, उद्गाता। ठीक है ना, उद्गाता बोला जाता है। और वहीं अगर हम बात कर लें अथर्ववेद की, सॉरी अथर्ववेद तो हो गया, उसके बाद यजुर्वेद भी है। यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? इसके पाठकर्ता का नाम बताइए। तो इसके पाठकर्ता का नाम हो जाएगा अर्धवयु, अर्धवयु, अर्धवयु। और वहीं अगर हम ऋग्वेद की बात कर लें, तो ऋग्वेद के पाठकर्ता जो होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? ऋग्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं बाबू, उनको बोला जाता है होत्री, होत्री बोला जाता है। क्या होता बोला जाता है? होत्री बोला जाता है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग पाठ करने का काम करते हैं। चूंकि ये संस्कृत भाषा में होता है, तो संस्कृत सबको पढ़ने नहीं आता है, तो जो ऋग्वेद का पाठ करता है उसको होत्री बोला जाता है। यजुर्वेद का अर्थयु बोला जाता है। संगीत का जनक जो होते हैं उद्गाता बोला जाता है। और जो अथर्ववेद का पाठ करता होता है उसे हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और भी जानकारी वेद के बारे में बताए दी है, कुछ विशेष नहीं है, सबसे प्राचीन वेद है और सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। यजुर्वेद की बात कर ले बाबू, ये गद्य और पद्य दोनों में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और एक कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है ना, कृष्ण यजुर्वेद। अच्छा यजुर्वेद में क्या है भाई? यजुर्वेद में जो है एक तरीके से यज्ञ से रिलेटेड प्रक्रिया के बारे में और बलि प्रथा के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी सामवेद संगीत का जनक, ये गान वगैरह तभी किया जाता था जब विभिन्न प्रकार की क्रियाएं उस समय की जाती थी। ठीक है, अब मुझे लगता है यहाँ तक की सभी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। किसी भी वेद के बारे में अब वैसा कुछ छूटा नहीं। ठीक है, वेद सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे नया वेद अथर्ववेद माना जाता है। चलो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसकी कृति है? अष्टाध्यायी किसकी कृति मानी जाती है? तो अष्टाध्यायी जो कृति है ये पाणिनि की मानी जाती है। अष्टाध्यायी पाणिनि की कृति मानी जाती है और ये एक प्रकार की सांस्कृतिक ग्रंथ है। पतंजलि बाबू, पतंजलि किसकी कृति मानी जाती है? तो पतंजलि जो है पतंजलि ने क्या, सॉरी ये पतंजलि है, पतंजलि ने क्या दिया था? तो योग दर्शन को दिया था, योग दर्शन को दिया था, योग दर्शन को दिया था। पतंजलि ने किसको दिया था? योग दर्शन को दिया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, पतंजलि ने किसको दिया था? योग दर्शन को दिया था। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तब यहां तक की बातें क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें यास्क जो है ये वेद भाष्य लिखने का काम किया था। वेद को मतलब समझाने का काम किया था। वेद को समझाने का काम किसने किया था? तो वेद को समझाने का काम बेसिकली ये जो यास्क महोदय हैं, इन्होंने भाष्य लिख करके समझाने का काम किया था। और एक और पुस्तक लिखा गया था कशिका वृत्ति। कशिका वृत्ति किसने लिखा था? वामन ने। कशिका वृत्ति, कशिका
वृत्ति। इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था वामन ने। किसने लिखा था? वामन। ठीक है ना। बाकी इसमें कुछ ऐसी जानकारी अभी नहीं, ये तो छोड़िए, इसको जान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, भारतीय इतिहास के कुल कितने साक्ष्य हैं? बाबू भारतीय इतिहास के कुल 3 साक्ष्य माने जाते हैं। कितने साक्ष्य माने जाते हैं? 3 साक्ष्य माने जाते हैं। पहला जो साहित्यिक साक्ष्य माना जाता है, साहित्यिक साक्ष्य माना जाता है, और दूसरा जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य माना जाता है, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है। और तीसरा जो है विदेशी विवरण माना जाता है। क्या माना जाता है? विदेशी विवरण माना जाता है। क्या माना जाता है? विदेशी विवरण। बात करें हम साहित्यिक साक्ष्य की, तो इसमें ग्रंथ विभिन्न प्रकार के हो जाएंगे। रामायण हो जाएगा, और वेद हो जाएंगे, महाभारत हो जाएंगे, और भी सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है। और वही बात करें हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी साक्ष्य वगैरह मिले थे ना, इस तरीके के साक्ष्य जो होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। विदेशी विवरण की हम लोग बात करें, तो विदेशी विवरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो है जैसे विदेशी आए थे, चीनी आ गए थे, वेनसोंग जैसे व्यक्ति आ गए थे, इत्सिंग जैसे व्यक्ति आ गए थे, और भी विदेशों से मेगास्थनीज जैसे व्यक्ति आए थे। मेगास्थनीज का आपने नाम सुना है? मेगास्थनीज, हेलियोडोरस जैसे ना आ गए थे। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है, भारतीय इतिहास का जनक। ठीक है। भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो मेगास्थनीज और भी ये लोग आए, तो भारत के बारे में, उस समय की परिस्थितियों के बारे में जानकारी दिए, बहुत बढ़िया से लिखे होके। ठीक है। तो वही चीज था यहाँ पे। 3 साहित्यिक स्रोत हैं, ये सब आपने देख लिया, बाकी इसमें कुछ वैसा है। ठीक है। अगर इसके अंदर जाएंगे तो बहुत डीपली जाना पड़ जाएगा। अच्छा, इतिहास के पिता जो है वो हेरोडोटस को माना जाता है। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, इंडिका के लेखक कौन है भाई? इंडिका के लेखक बेसिकली मेगास्थनीज को माना जाता है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए थे भाई? चंद्रगुप्त के शासनकाल में। चंद्रगुप्त जो था, इसी के शासनकाल में आए थे। सेल्यूकस निकेटर के ये वो हुआ करते थे, दूत हुआ करते थे। सेल्यूकस निकेटर, अरे ये में जो मेगास्थनीज है, वो जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का दूत था। क्या था? दूत था। ये भारत में आया था, और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। इंडिका में कौन सा वर्णन? तो मौर्य प्रशासन के बारे में वर्णन है। मौर्य प्रशासन के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। किसमें? इंडिका में। ठीक है ना। अब इसी के शासन काल में थे कौन? कौटिल्य महोदय भी। ठीक है, कौटिल्य महोदय भी थे। कौटिल्य महोदय कौन थे? तो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। ये भी राजनीति से संबंधित था। ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर है? चलो, ज्यादा बातें नहीं बताएंगे, बहुत वीडियो लंबा होता जा रहा है। ठीक है। अब देखो, भारतीय इतिहास का ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है भाई? तो क्या रामायण है, महाभारत है, ऋग्वेद है, मनुस्मृति है? बाबू ऋग्वेद है, ऋग्वेद माना जाता है। अब देखो, मनुस्मृति के बारे में नहीं बताए हैं इसके पहले, महाभारत के बारे में बता दिए, रामायण के बारे में बता दिए। अब ध्यान से देखो, ये जो मनुस्मृति है, ये नियम कानून की पुस्तक थी। कैसी पुस्तक थी? नियम कानून की पुस्तक थी। ये किसने बनाया था? तो मनु ने लिखा था। किसने लिखा था? मनु ने लिखा था। ठीक है। अब देखो, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य महोदय। कौन है? कौटिल्य महोदय हैं। ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर है सभी लोगों को? यहां तक की बातें क्लियर है? मुझे लगता है सभी लोगों को यहां तक की बातें क्लियर। चलिए देखिए, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम, इसकी रचना किसने की थी? तो मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की थी। किसने की थी? शूद्रक ने की थी। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा था। किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस। किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने। किसने लिखा था? विशाखा दत्त। ठीक है ना। तो यहां तक हम लोगों ने इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस को देख लिया। ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोगों फिर से अगले जितने भी क्वेश्चन है, बचे हुए क्वेश्चन, उन सभी को कवर करेंगे। ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।